हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे थे और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पहले हमने सेक्शन 44 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम सेक्शन 45 ऑनवर्ड्स करेंगे। चैप्टर 5 डील कर रहा है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। फाइन। अब हम कह रहे हैं कि अनपेड सेलर के राइट्स क्या है। तो अनपेड सेलर क्या होता है वो चीज डिफाइन की गई है सेक्शन 45 में। सीधी सी बात है कि अगर हमने सेलर से कुछ भी खरीदा और उसको उसकी पेमेंट नहीं की, या फिर हमने मान लीजिए उसको चेक दे दिया लेकिन वो चेक को प्रॉपरली हमने इन कैश नहीं करवाया, तो वो चीज क्या हो गई, वो सेलर को जो अपनी पेमेंट है वो तो नहीं मिली ना, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, अनपेड सेलर। और ऐसा जरूरी नहीं है, मान लीजिए हमने सेलर से 100 रुपए का सामान खरीदा और हमने 90 रुपीज उसको दे दिए, लेकिन अभी भी 10 रुपए उसके देने रहते हैं, तो क्योंकि उसको उसकी पूरी अमाउंट नहीं मिली है तो वो 10 रुपीज के लिए अनपेड सेलर ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या है इसका मीनिंग, व्हेन द होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, भाई कि जब तक उसको उसकी पूरी अमाउंट नहीं मिल जाती तब तक वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में ही आएगा। और अगर हमने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है और क्या कहते हैं वो डिसऑनर हो गया है, तो वो पर्सन अनपेड सेलर की कैटेगरी में आएगा। तो अब सेलर कौन होता है, सेलर वो पर्सन होता है जो कि इन द पोजीशन टू सेल है या फिर उसका एजेंट वो, ठीक है, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्स एंटाइटल्ड है कि उसको पेमेंट की जाए या फिर वो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, वो सेलर हो जाएगा। अब अनपेड सेलर के राइट्स कहाँ पे दिए हुए हैं, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अनपेड सेलर कहाँ डिफाइन किया गया, अनपेड सेलर के राइट्स कहाँ हैं। जो अनपेड सेलर है वो डिफाइन तो सेक्शन 45 में किया गया है, लेकिन उसके राइट्स हमने सेक्शन 46 में मेंशन किए हुए हैं। तो उसके 3 ही मेन बेसिक जो अनपेड सेलर है उसके राइट्स हैं। एक तो लियन, ठीक है, दूसरा है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और तीसरा है राइट टू रीसेल। स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक ऐसा राइट है जो सेलर सिर्फ और सिर्फ बायर की इंसॉल्वेंसी के ड्यूरेशन में ही यूज कर सकता है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज तो बायर की इंसॉल्वेंसी पे, और ये जो राइट है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वैसे हम आगे इन डिटेल में पढ़ेंगे, इनके सेक्शंस आएंगे, लेकिन जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है इट मींस वो गुड्स हैं हमने बायर को ट्रांसमिट करने के लिए सेलर ने अपने से पार्ट विद कर दी थी, लेकिन बायर तक पहुंचे उससे पहले ही उसको पता चल गया कि भाई बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसने अपने आप को सेव करने के लिए, अपने नुकसान को बचाने के लिए उसके पास राइट है कि वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सके। और जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो कैसे करेगा, कब तक कर सकता है, कब उसका स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट हम सेक्शंस में डील करेंगे। और नेक्स्ट है, देखो उसने ओरिजिनली सेल की, बायर ने उसको पेमेंट नहीं की, तो अब वहां पे उसका राइट क्या है, राइट टू रीसेल। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टी जो है गुड्स में वो पास नहीं हुई है, मतलब कि ऑनरशिप अभी पास नहीं हुई है, तो वो और रेमेडीज के साथ साथ में क्या कर सकता है, मतलब जो उसका लियन का राइट है या कंपनसेशन वगैरह का राइट है, उसके अलावा वो अपनी क्या रेमेडी को यूज कर सकता है, राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी। वो डिलीवरी को रोक सकता है, जो बाकी उनके जो उसके जो राइट्स हैं वो तो यूज करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम जो अनपेड सेलर्स लियन वाला राइट है उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 47 क्या कह रहा है, सेलर्स लियन। अब लियन क्या होता है, इसको हम चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो अनपेड सेलर है उसके पास अभी गुड्स का पोजेशन है, ओनरशिप चाहे पास हो गई है लेकिन गुड्स का पोजेशन अभी उसके पास ही है, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो गुड्स को अपने पास रख सकता है, ये होता है लियन। लेकिन
वो लियन का राइट है वो कब कब यूज कर सकता है, अगर उसने जो गुड्स हैं वो विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट बेची हैं, या फिर उसने गुड्स को क्रेडिट पे बेचा था लेकिन क्रेडिट जो जितने टाइम के लिए उसने उधार दिया था वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है, या फिर बायर इंसॉल्वेंट हो गया। तो इस केस में जो सेलर है वो अपना राइट ऑफ लियन यूज कर सकता है। ठीक है, लियन क्या होता क्या है कि वो अपने पास पोजेशन को रख सकता है जब तक कि उसकी पेमेंट नहीं होती। और दूसरी चीज क्या है, वो कब कब यूज करेगा राइट टू लियन, वो इन 3 कंडीशंस में करेगा। और इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी पास हो भी गई है, ठीक है, और इवन पोजेशन भी एक तरीके से उसके पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है बायर के बिहाफ पे एज अ बेली या एज अ एजेंट ऑफ बायर, तब भी अगर उसकी पेमेंट नहीं हुई है तो फिर भी वो अपना राइट ऑफ लियन यूज कर सकता है। ठीक है, पार्ट डिलीवरी कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए सेलर से बायर ने पार्ट डिलीवरी ले ली है, अभी रिमाइंडर सेलर के पास ही है, तो वहां पे जो रिमाइंडर है उस पे सेलर अपना राइट ऑफ लियन यूज कर सकता है कि नहीं, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली वो राइट ऑफ लियन यूज कर सकता है। लेकिन इसकी प्रोवाइजो क्या है कि अगर जो कहते हैं पार्ट डिलीवरी है उसे ये कंफर्म होता है कि इसके उस पार्ट डिलीवरी से उसने अपना राइट ऑफ लियन वेव कर दिया है, तो वहां पे वो अपना राइट ऑफ लियन यूज नहीं करेगा। ओके, और जो राइट इन ऑफ लियन है वो खत्म कैसे होगा? ठीक है, पहली चीज है अगर उसने जो गुड्स है वो करियर या बेली को ट्रांसफर कर दी है विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो ऐसे केस में जो सेलर का राइट ऑफ लियन है वो खत्म हो जाता है। या फिर बायर जो एजेंट है क्योंकि पोजेशन की तो सारा खेल है, अगर जो बायर है या उसका एजेंट है उसने पोजेशन ले लिया है गुड्स का तो फिर राइट ऑफ लियन खत्म हो गया, या सेलर ने खुद अपने राइट ऑफ लियन को वेव ऑफ कर दिया है, तो इन 3 कंडीशंस में लियन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सेलर के पास अभी पोजेशन है लेकिन क्योंकि उसने बायर ने उसको प्राइस नहीं पे किया था, उसने स्यू कर दिया था और कोर्ट ने डिक्री भी पास कर दी थी फॉर प्राइस, लेकिन अभी भी गुड्स उसके पास है, सेलर के पास है, और अभी तक बायर ने उसको पे नहीं किया, तो भाई अगर चाहे डिक्री भी आ गई है तब भी जो अनपेड सेलर है वो अपना राइट ऑफ लियन यूज कर सकता है। ठीक है, वो डज नॉट लूज हिज राइट ऑफ लियन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है, पहले उसकी बात बताई हुई है कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता क्या है, सेक्शन 50 में बताया गया कि जब बायर ऑफ द गुड्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो जो अनपेड सेलर है अगर उसने अपने पास से पोजेशन में पार्ट विद कर दिया है और गुड्स हैं जो इन ट्रांजिट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी बायर के पास पहुंची नहीं है तो वो वापस उनका पोजेशन ले सकता है और मे रिटेन देम अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस। तो वो क्या करेगा, जब उसको मान लीजिए उसने एक ट्रक रवाना कर दिया, ठीक है, और इन बिटवीन उसको पता चल गया बायर तक ट्रक पहुंचता उससे पहले उसको पता चल गया कि बायर तो भाई वो हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसे केस में सेलर क्या करेगा, सेलर ड्राइवर को तुरंत फोन करेगा, जो ट्रक का ड्राइवर है, कि भाई आप ऐसा करो, आप ये गुड्स उसके पास मत डिलीवर करो, बायर के पास मत डिलीवर करो, इनको मेरे पास ही ले आओ। ठीक है, तो उसने रिज्यूम कर लिया पोजेशन को, और कब तक वो रिटेन करके रख सकता है, एक बार रिज्यूम करने के बाद उसका फिर वही लियन वाला राइट स्टार्ट हो जाता है, फिर वो कब तक रख सकता है, जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो जाती। फाइन, और ड्यूरेशन कब तक रहती है, तो ये चीज बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए कि भाई ट्रांजिट कब तक कंसीडर करेंगे, तो जब तक बायर
या उसका एजेंट डिलीवरी नहीं ले लेते करियर या बेली से, तब तक वो गुड्स इन ट्रांजिट ही रहती हैं। और मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक हमने कोई चीज पहुंचानी थी, उस डेस्टिनेशन के आने से पहले पहले ही बायर या उसके एजेंट ने डिलीवरी ले ली है, तब भी हम ट्रांजिट को एंड ही समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक डेस्टिनेशन बताई थी और वहां पे जाके करियर ने या बेली ने बायर को बता दिया कि भाई मैंने आपका सामान आपकी जगह पे पहुंचा दिया है, अब आप अपने सामान का खुद देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे ट्रांजिट, क्योंकि बायर को जिस टाइम पे नोटिस हो गया तो बायर क्या कहते हैं, और बायर ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो ट्रांजिट एट दैट टाइम खत्म हो गई। अब मान लीजिए उसके बाद बायर कहता है कि ऐसा करो, इस गुड्स को अनलोड मत करो, मुझे इनको कहीं और पहुंचाना है, तो आप वहां पे जाके इनको अनलोड कर देना। तो ऐसे केस में ट्रांजिट तो खत्म हो चुकी है, ये इमटेरियल है कि भाई फर्दर डेस्टिनेशन बायर ने कोई इंडिकेट कर दिया। लेकिन अगर बायर रिजेक्ट कर देता, मैंने पहले कहा था कि बायर ने रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, अगर बायर रिजेक्ट कर देता है डिलीवरी लेने से, तो वहां पे ट्रांजिट एंड नहीं होती है, ठीक है। चाहे वहां पे सेलर भी कह दे कि भाई मैंने वापस नहीं लेनी, वहीं पे उसके पास ही रखी हो, तब भी ट्रांजिट एंड नहीं होती है, ठीक है। और अगर गुड्स हैं वो किसी शिप या चार्टर के शिप में चार्टर की गई हैं, जो कि शिप है उसका मालिक शिप का बायर ही है, तो ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखेंगे कि हमने जो गुड्स हैं वो एज अ करियर बायर को पहुंचाई हैं या एज अ ऑनर ऑफ दैट शिप हमने बायर को पहुंचाई हैं। क्योंकि जैसे ही हमने ओनरशिप के अंडर भेजी होंगी तो ट्रांजिट खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे अगर हमने एज अ करियर भेजी होंगी तो जब तक वो एक डेस्टिनेशन नहीं आ जाती जहां जो बायर ने इंडिकेट की है, तब तक वो ट्रांजिट एंड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर करियर और जो बेली है उसने जगह जो डेस्टिनेशन है वहां पे सामान तो पहुंचा दिया, लेकिन उसने बायर को उनको डिलीवर करने से रॉन्गफुली मना किया है, तो ट्रांजिट एंड मानी जाएगी। लेकिन अगर जो गुड्स हैं वो पार्ट डिलीवरी अगर उनकी हो गई है, ठीक है, तो बट जो बाकी हैं वो अभी इन रास्ते में ही है, तो वहां पे हम पार्ट डिलीवरी की भी जो रिमाइंडर ऑफ गुड्स हैं उनको भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं। बट इसमें भी वही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि पार्ट डिलीवरी माना जाएगा कि पूरी की पूरी डिलीवरी हो गई है, तब अब वहां पे हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं करेंगे। अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्टेड कैसे होंगे, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि भाई मैं ड्राइवर को फोन करूंगी, यहाँ पे तो सीधा सीधा सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन ये हमारे जो एक्ट्स हैं वो तब बने हुए हैं जब हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, फोन्स नहीं थे, ठीक है। तब क्या होता था, वहां पे हम मान लीजिए हमने किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के थ्रू भिजवाया है माल, हम उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास नोटिस भिजवाते थे और वो आगे अपने ड्राइवर वगैरह के साथ कम्युनिकेट करते थे। तो इस कम्युनिकेशन में इतना टाइम गैप होना चाहिए था कि वो आगे कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो ये ऐसे ही जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट होती थी वो ऐसे होती थी। और दूसरा सिस्टम क्या है, दूसरी चीज क्या है कि जो रीडिलीवरी का बायर ने मना कर दिया या सेलर ने रास्ते में ही वापस मंगवा लिया सामान, तो रीडिलीवरी का खर्चा कौन उठाएगा, वो सेलर उठाएगा। वो ट्रांसपोर्टेशन की गलती नहीं होगी, वो सेलर ही उसको बियर करेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। सेक्शन 53 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए बायर है, उसने कोई सामान खरीद के आगे सेल या प्लेज कर दिया,
तो पर उसने जो सेलर है, ओरिजिनल सेलर है, उसको भी पेमेंट नहीं की है और उसका जो राइट है लियन का या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, मतलब उसने पोजेशन भी नहीं एक्वायर किया था, लेकिन क्योंकि ओनरशिप उसके पास हो चुकी थी, उसने आगे बेच दी चीज या प्लेज कर दी। तो ऐसे केस में जो ओरिजिनल सेलर है उसका राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल सेलर का राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होएगा सबसेल या प्लेज के थ्रू। ठीक है, बट अगर हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इशू कर दिया है या लॉफुली ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन गुड फेथ में खरीद रहा है और उसको नोटिस नहीं था कि पहले जो सेलर है, ओरिजिनल सेलर है, उसका राइट ऑफ लियन एग्जिस्ट कर रहा है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो ओरिजिनल अनपेड सेलर है उसका राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे भी एक और चीज रख दी है कि अगर वो राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर भी रहा है तो वहां पे जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है उसके राइट्स को भी देखा जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि अगर उसने प्लेज किया था, बायर ने अपने गुड्स को प्लेज किया था, देन ऐसे केस में जो ओरिजिनल सेलर है वो क्या कहेगा, मतलब सेलर है वो क्या कहेगा कि भाई आपके पास और भी गुड्स प्लेज की गई हैं तो प्लीज आप पहले उन्हें बेचिए। अगर आपकी अमाउंट क्लियर नहीं होगी तो प्लीज आप मेरी जो गुड है, जो मेरे पास जिस पे मेरा भी राइट बनता है, तो आप उसको सबसे लास्ट में यूज कीजिएगा। ये चीज है यहाँ पे कि भाई अगर प्लेज किया गया है तो अनपेड सेलर ये कह सकता है भी आपके पास अगर प्लेज और भी चीजें की गई हैं इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए तो आप पहले उनको यूज कीजिए, बाद में मेरी चीज को। नेक्स्ट है 54 से सेक्शन 54 सेल नॉट जनरली रिसेंडेड बाय लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लेकिन पर ये है कि अगर ओरिजिनल सेलर ने अपना राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो यूज कर लिया, लेकिन बायर ने क्या किया था, वो सेल कर दी थी गुड्स, तो जो सेल है वो ऑटोमेटिकली रिसेंड नहीं होगी, वो आप उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर की हैं, ठीक है, और जो अनपेड सेलर है अगर उसने राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज किया है और उसने नोटिस दिया है बायर को भी भाई मैं तो अपनी चीज, क्योंकि आप तो पेमेंट कर नहीं रहे हो, गुड्स पेरिशेबल नेचर की हैं तो मैं इनको बेच रहा हूं। ठीक है, तो मैं बेच दूंगा अगर आप मुझे रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर पैसे नहीं दोगे, और बायर ने फिर भी नहीं दिए, तो ऐसे केस में अगर सेलर बेचता है तो उसके पास 2 राइट्स हैं। एक तो डैमेजेस, अगर उसको कोई नुकसान हो रहा है तो वो किससे लेगा? बायर से, ओरिजिनल बायर से। ठीक है, और दूसरी चीज अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो सेलर खुद रखेगा, वो बायर को नहीं देगा। मान लीजिए रीसेल पे, मान लीजिए उसने ओरिजिनल बायर को चीज बेची थी 100 रुपीज की, अभी वो रीसेल कर रहा है तो वो गुड्स 60 की बिकी, तो जो 40 का लॉस है वो कौन पे करेगा? ओरिजिनल बायर। फाइन। और अगर यही चीज मान लीजिए 120 की बिक रही है, ओरिजिनली 100 में थी, तो वो कौन रखेगा? सेलर। फाइन। लेकिन अगर वो नोटिस नहीं दे रहा बायर को, तो पहली चीज तो ये कि अगर वो नोटिस नहीं दे रहा तो भाई वो डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकता और बायर को उसको प्रॉफिट भी देना पड़ेगा अगर कोई
रीसेल पे प्रॉफिट हो रहा है, या अगर लॉस हो रहा है तो वो बायर से नहीं क्लेम कर सकता। बट अगर अनपेड सेलर ने मान लीजिए कोई नोटिस ही नहीं दिया बायर को, तो जो थर्ड पर्सन का राइट है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो रीसेल से जो थर्ड मतलब सब्सिक्वेंट बायर है वो गुड टाइटल एक्वायर करता है ओरिजिनल बायर के अगेंस्ट, चाहे नोटिस दिया गया है चाहे नहीं दिया गया, ठीक है। और अगर सेलर ने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ही ये चीज लिखी हुई है कि अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तो भाई मेरे पास राइट ऑफ रीसेल है ही है, और वो गुड्स को बेच देता है, ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा और सेलर का जो राइट टू क्लेम डैमेजेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही मेंशन है भी अगर तुम डिफॉल्ट करोगे तो रीसेल मैं कर दूंगा, तो ऐसे केस में उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात ये कही गई है। ओके, और नेक्स्ट है सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज सेक्शन 55 सूट फॉर प्राइस, ठीक है। अगर गुड्स पास हो गई है, मतलब ओनरशिप बायर के पास हो गई है, ठीक है, लेकिन बायर उसकी पेमेंट नहीं कर रहा, तो सेलर क्या कर सकता है? उसको प्राइस ऑफ गुड्स के लिए स्यू कर सकते हैं। और अगर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो प्राइस है एक पर्टिकुलर डे पे ही हमने एक पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दी, चाहे उस दिन प्रॉपर्टी पास हुई है चाहे नहीं पास हुई है, भी उस दिन तुमने पेमेंट करनी ही करनी है, और बायर उस पर्टिकुलर डे पे जानबूझ के पेमेंट नहीं कर रहा, तो उस दिन भी सेलर स्यू कर सकता है, चाहे गुड्स पास हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये है कि प्रॉपर्टी पास होने से पहले पहले भी अगर हमने पर्टिकुलर डेट पे नहीं पेमेंट की तब सेलर का राइट की बात हो रही है। सेक्शन 56 सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ये भी सेलर का राइट है। अगर बायर रॉन्गफुली डिलीवरी लेने से मना कर रहा है तो वहां पे सेलर क्या कर सकता है? नॉन एक्सेप्टेंस के लिए स्यू कर सकते हैं। और अब 57 क्या है? ये बायर का राइट है, ठीक है। अगर सेलर रॉन्गफुली डिलीवर करने से मना कर रहा है तो वहां पे बायर सेलर को स्यू करेगा फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। सेक्शन 58 में बात की गई है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था स्पेसिफिक और असर्टन गुड्स को डिलीवर करने का और उसकी ब्रीच हो गई है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट मतलब ये एक तरह से बायर का राइट है, ठीक है। पहली चीज तो ये देखो, ये बायर का राइट है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहेगी भी? भाई सेलर को क्या कहेगी भी? ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, उसको ये भी नहीं विदाउट गिविंग द डिफेंडेंट द ऑप्शन ऑफ रिटर्निंग द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ डैमेजेस। वो सेलर अगर वहां पे आके कहे कि भाई मैं डैमेजेस पे देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज आप मुझे गुड्स मेरे पास रखने दीजिए, तो वहां पे कोर्ट इस चीज को कंसीडर ही नहीं करेगी, वो कहेगी कि भाई पेमेंट तो करो, अब जो गुड्स हैं वो तो डिलीवर करो ही करो, ठीक है, स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। ये डिक्री जो होगी वो अनकंडीशनल भी हो सकती है, कंडीशंस पे भी हो सकती है, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगे वो उस हिसाब से डिक्री दे सकती है। और नेक्स्ट है रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर जो वारंटी है वो सेलर ने ब्रीच की है या फिर जो बायर है उसको कंपेल किया गया है कि आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी कंसीडर करो, ठीक है, तो फिर वहां पे बायर के क्या क्या राइट्स हैं? वो या तो वो सेलर के अगेंस्ट जो भी उसका नुकसान हुआ है, ठीक है, डिमिनिशन और एक्सटिंक्शन ऑफ प्राइस जो भी हुआ है, वो उसके अगेंस्ट सेटअप क्लेम कर सकता है, मतलब मुझे उतना अमाउंट पे किया जाए, मुझे बैलेंस पे लाया जाए, या फिर वो स्यू कर सकता है सेलर को फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है कि बायर ने मान लीजिए सूट फाइल कर दिया,
डिमिनिशन और एक्सटिंक्शन ऑफ प्राइस के लिए। तो अब मान लीजिए उसने आज उसको सूट फाइल करना था, आज के दिन उसकी प्राइस इतनी डिस्टिंग्विश हो चुकी है, ठीक है, इतनी डिमीन हो चुकी है, लेकिन फर्दर वो कम होती ही जा रही है। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट वो इतने की रह गई, फिर इतने की रह गई, तो ये फर्दर डैमेजेस हो गए, क्योंकि जिस दिन सूट फाइल किया उस दिन तो इतनी है, तो ये फर्दर डैमेजेस हैं। तो भाई वो ये भी क्लेम कर सकता है, बस सीधा सा ये फंडा है। नेक्स्ट है रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अब अगर हमने ड्यू डेट से पहले पहले कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दिया तो सामने वाली पार्टी के पास दो राइट्स हैं, या तो वो वेट करे, या जिस दिन उसको पता लग गया कि रेपुडिएट हो गया उसी दिन वो ब्रीच कंसीडर करके उसके लिए वो स्यू कर सके, ठीक है। तो अब दो चीजें हैं कि वो उसको ट्रीट कर सकता है सबसिस्टिंग, तो जब तक डेट ऑफ डिलीवरी नहीं आ जाती तब तक वो वेट करेगा, या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंडेड समझ के स्यू फॉर डैमेजेस, ठीक है। दो राइट्स हो गए। सेक्शन 61 है इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस। अब मान लीजिए बायर ने पेमेंट कर दी, ठीक है, लेकिन सेलर ने डिलीवरी नहीं की, मैं दोनों तरफ से बात करूंगी, तो वो अपनी अमाउंट तो क्लेम करेगा ही करेगा, लेकिन जो उसका नुकसान हुआ है उस पे वो इंटरेस्ट भी तो क्लेम करेगा ना, जो उसकी अमाउंट है वो तो लेगा ही लेगा, उस पे इंटरेस्ट भी तो लेगा। तो वही है कि डैमेजेस, जो उसका नुकसान हुआ है वो उस पे इंटरेस्ट भी लेगा और वो अमाउंट भी लेगा। ऐसे ही सेलर की बात है, मान लीजिए उसने डिलीवरी कर दी है गुड्स की लेकिन बायर ने पे नहीं किया, तो वो जो अमाउंट ऑफ गुड्स है वो तो लेगा ही लेगा, प्लस उन पे जो इंटरेस्ट बनता है वो भी लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्री के क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनेंगे, वो यहाँ से बनेंगे कि कोर्ट इंटरेस्ट को कब से कब तक अवॉर्ड करेगी। सेलर को कब से कब तक अवॉर्ड करेगी, या तो जब तक उसने टेंडर ऑफ गुड्स किया है, मतलब डिलीवरी की है, या फिर उस डेट से, मतलब इसको दो डेट्स दी हुई हैं, या तो डिलीवरी के टाइम से या जिस दिन से प्राइस पेबल है। मान लीजिए हमने डिलीवरी पहले कर दी, प्राइस बाद में पे करना था, या प्राइस पहले पे करना था, डिलीवरी बाद में करनी थी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें मेंशन की हुई हैं तो इन दोनों में से कोर्ट किसी को भी ऑप्ट कर सकती है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, और बायर को जिस दिन से उसने पेमेंट की है उस दिन से उसको इंटरेस्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सेक्शन 62 ये चैप्टर 7 है, लास्ट चैप्टर है, मिसलेनियस प्रोविजंस है। सेक्शन 62 क्या कह रहा है, इम्प्लाइड टर्म, एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स एंड कंडीशन। कोई भी राइट, लायबिलिटी, ड्यूटी जो कि इस पर्टिकुलर लॉ में दी गई है, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली उसको वेरी भी कर सकते हैं और उसको नेगेटिवेट भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। या फिर मतलब कि क्योंकि ये मर्केंटाइल लॉ है तो बिजनेस में जो अपने रूल्स हैं, या हम इलीगल तरीके कोई काम नहीं करना, लेकिन हम लीगली अगर हमारा बिजनेस कोई और उसमें हमारा सिस्टम चल रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंगली लॉ को ओवर रूल करके वो अपने रूल्स बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर कोई बिजनेस में पर्टिकुलरली ही यूजर्स चलती है तो हम उस यूजर्स के अकॉर्डिंगली भी कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड कर, दोनों पार्टीज को बाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, हर केस पे डिपेंड करता है कि इस केस में रीजनेबल टाइम क्या होगा। सेक्शन 64 ये इंपॉर्टेंट है। 64 में ऑक्शन सेल की बात की गई है, ठीक है। अगर जो सेल है वो लोट्स में हो रही है तो हर एक लोट जो होगा वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, और अगर जो सेल है वो कंप्लीट कब मानी जाएगी, या तो बाय फॉल ऑफ हैमर या कोई और कस्टमरी मैनर जिस हिसाब से उसमें हम ऑक्शन सेल्स को कंप्लीट करते हैं।
or and until such announcement is made by any bidder may retract his bid। मतलब जब तक वो अनाउंस नहीं हो जाता भी सेल कंप्लीट हो गई है, चाहे वो हैमर के कंप्लीट हो, फॉल ऑफ हैमर से है या कोई भी कस्टमरी मेथड से है, तो ऐसे केस में सेल जब तक कंप्लीट नहीं होती तो वहां पे बिडर जो होते हैं वो तब तक उनके पास राइट होता है कि वो अपनी बिड को रिट्रैक्ट कर सके। मतलब वो बिडिंग कह सकते हैं कि मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं कर रहा हूं, मैं कैंसिल करूं। लेकिन एज सून एज सेल कंप्लीट हो गई फिर बिडर का ये राइट अपने आप खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे वैसे मैं आपको बता दूं, जनरली ऑक्शंस में सेलर के पास राइट नहीं होता कि वो खुद बिडिंग करें, लेकिन अगर वो अपना राइट रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो अपना राइट रिजर्व कर रहे हैं तो वो बिडिंग कर सकते हैं इन एन ऑप्शन, ठीक है। पर भाई अगर सेल में नोटिफाइड नहीं है, मतलब स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन है, तो जो सेलर है वो बिडिंग नहीं कर सकता, ना ही अपने दोबारा किसी पर्सन को एम्प्लॉय कर सकता है। अगर ऐसी कुछ कॉन्ट्रावेंशंस होती हैं तो जो बायर है इस सेल को फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर करवा सकता है, ठीक है। जो सेल है, ऑक्शन सेल है, वो रिजर्व्ड या अपसेट प्राइस पे, मतलब उन्होंने फिक्स कर लिया कि इससे कम की तो बिडिंग होगी नहीं होगी, जो बिडिंग स्टार्ट होगी वो इस पर्टिकुलर अमाउंट से ही स्टार्ट होगी, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडिंग, अगर सेलर का, हम कई बार मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, फिर वो प्रिटेंडिंग बिडिंग करते हैं ताकि सामने वाला और ऊंची बोली लगाए, तो वो चीज अगर हम प्रिटेंडिंग बिडिंग कर रहे हैं ताकि जो बिडिंग प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए, अगर ऐसा हो रहा है तो सेल वॉइडेबल है। वॉइड नहीं हम कह रहे, वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बायर। फाइन। सेक्शन 64A क्या कह रहा है, अगर इसमें बहुत सिंपल सा फंड है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहे हैं उसमें टैक्सेस भी हो रहे, भी इंक्लूडेड है, अगर टैक्स इंक्रीज हो गए तो सेलर क्या करेगा, उस जो इंक्रीज टैक्सेस है वो बायर से ही क्लेम करेगा, ठीक है। प्लस हो जाएंगे अमाउंट जो उसने जो भी देनी है वो प्लस हो जाएगी जितने की टैक्सेस बढ़ेंगे। और अगर टैक्सेस डिक्रीज हुए हैं तो बायर क्या करेगा, वो उतनी अमाउंट कम कर देगा जो उसने प्राइस देनी, ठीक है। और लास्ट सेक्शन 65 रिपील हो चुका है। 66 क्या है, सेविंग्स है। इसमें बस सिंपल सा ये है कि इस एक्ट के आने से पहले कोई भी राइट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, कुछ भी चल रहा था, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, वो सब इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, या मतलब उस पे इस पर्टिकुलर एक्ट के आने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।